अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफ़ियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद उन लोगों के लिए रहनुमाई जो फ़ार्मेसी कर चुके हैं, उसके आखिरी साल में हैं, या फिर फ़ार्मेसी उनकी मुकम्मल हो चुकी हैं, या फिर वो सरमायाकार जो फ़ार्मेसी का सेटअप बनाना चाहते हैं, उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उनको मालूमात चाहिए कि किस तरीके से वो फ़ार्मेसी का सेटअप बनाएँ और किस तरीके से उसको चलाएँ, ताकि वो मुआशरे के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो और उनके लिए भी रोज़गार भी एक तो मुहैया हो और दूसरा ये कि वो उससे भी कुछ कमा सकें। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपनी कीमती आरा से जो है हमें ज़रूर आगाह कीजिए। तो दोस्तों फ़ार्मेसी शुरू करने से पहले सबसे पहले आपने रिसर्च करनी है, यानी आपने अपना एक प्लान बनाना है। उस प्लान के मुताबिक आपने कुछ चीज़ें जो हैं वो उसका जो है वो अंदाज़ा लगाना है, वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें सबसे पहली चीज़ जो बहुत ही अहमियत की हामिल है, वो है लोकेशन। आपने अपनी फ़ार्मेसी जहाँ बनाना चाहते हैं, आपने उसकी लोकेशन, वो जगह जो है उसको सेलेक्ट करना है। उस जगह को अब आप कैसे सेलेक्ट करेंगे? देखिए 5 चीज़ें आपने अपने ज़हन में रखनी है, तो इंशाल्लाह कभी आपको मायूसी नहीं होगी। सबसे पहली चीज़ जो आपने अपने ज़हन में रखनी है कि जिस जगह आप फ़ार्मेसी डालना चाहते हैं, वो सेटअप बनाना चाहते हैं, वहाँ आपने देखना है कि कोई और फ़ार्मेसी मौजूद है। अब अगर वो फ़ार्मेसी मौजूद है, तो वो कौन-सी फ़ार्मेसी है? यानी चेन फ़ार्मेसी है या इंडिपेंडेंट? चेन फ़ार्मेसी से मुराद ऐसी फ़ार्मेसीज़ जिनकी एक से ज़ायद ब्रांचेज़ मौजूद होती हैं और इंडिपेंडेंट से मुराद वो फ़ार्मेसीज़ के जो एक ही जिनकी ब्रांच मौजूद होती है। तो पहली चीज़ आपने ये देखनी है। दूसरी चीज़ आपने जो देखनी है, वो आपने देखना है कि लोगों का उस तरफ रुझान है, यानी लोग उस जगह पर जहाँ पे आप फ़ार्मेसी डालने वाले हैं, वहाँ पर क्या यानी लोगों का गुज़र होता है, आबादी है। तीसरी चीज़ जो आपने देखनी है अपॉर्च्युनिटी। अपॉर्च्युनिटी से मुराद ये है कि जो लोग वहाँ आते हैं, यानी जो लोग वहाँ रहते हैं, क्या उन लोगों का रुझान मेडिकल स्टोर की तरफ भी है? यानी कि वो उनकी ज़रूरियाती ज़िंदगी की कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो मेडिकल स्टोर से मिल सकती है, तो ये चीज़ आपने देखनी है। चौथी चीज़, ये भी बहुत ही अहमियत की हामिल है इस वजह से कि ये आपके कस्टमर को आसानी के साथ आपकी फ़ार्मेसी के अंदर एक्सेस देती है। यानी आपने देखना है कि जो कस्टमर है, वो कस्टमर क्या आसानी के साथ आपकी फ़ार्मेसी के अंदर आ सकता है और अपनी भी जो ज़रूरियात हैं, उनको ख़रीदने के बाद क्या उतनी ही आसानी के साथ वो आपकी फ़ार्मेसी से एग्ज़िट कर सकता है, उसको कोई रुकावट तो नहीं पेश आएगी। दूसरी चीज़ आपने ये देखनी है कि क्या पार्किंग की सहूलत मौजूद है? यानी जो कस्टमर आएगा उसके लिए बाइक खड़ी करने की जगह मौजूद है या उसकी गाड़ी पर अगर आता है तो क्या गाड़ी खड़ी करने की जगह मौजूद है? क्योंकि कस्टमर अपनी गाड़ी या अपनी बाइक जो है कहीं दूर तो नहीं पार्क करेगा। उसकी कोशिश यही होगी कि वो सामने आके आपकी फ़ार्मेसी के पार्क करे। तो लिहाज़ा ये पार्किंग की थोड़ी बहुत जगह होना भी बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद जो आखिरी चीज़ आपने लोकेशन में देखनी है वो है साइज़। देखिए साइज़ 2 तरीकों से अहमियत का हामिल है। पहली चीज़ साइज़ इस लिहाज़ से कि आपने देखना है कि क्या आपका जो लोकेशन है, जो साइज़ जो आपने सेलेक्ट किया है अपनी फ़ार्मेसी के लिए, उसमें क्या आपका स्टाफ़, आपका जो भी सामान है, आपकी ड्रग्स हैं, यानी वो सारी चीज़ें और उसके बाद कस्टमर, क्या ये तीनों चीज़ें आराम से एडजस्ट हो सकती हैं? ऐसा तो नहीं है कि छोटी-सी जगह हो जहाँ पे एक कस्टमर ही अगर आए तो वो जगह ही आपकी फुल हो जाए। तो आपने देखना है कि यानी ऑपरेट करने में आसानी है। दूसरी चीज़ जो आपने देखनी है कि फ्यूचर में जब आप अपनी इन्वेंटरी को ऐड करेंगे, इन्वेंटरी को बढ़ाएँगे, अपनी मेडिसिन की वैरायटी को बढ़ाएँगे, तो क्या इतनी जगह आपकी फ़ार्मेसी पे मौजूद है, यहाँ पे रैक के अंदर इतनी जगह मौजूद है कि जहाँ पर आप अपनी मेडिसिन को अगर ऐड करें तो आसानी के साथ जो है वो ऐड हो जाए। दोस्तों तो दूसरी चीज़ जो रिसर्च यानी प्लानिंग के अंदर जो चीज़ आपने अपने ज़हन में रखनी है वो फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में 3 चीज़ें आपके ज़हन में होनी चाहिए। देखिए 3 किस्म का फाइनेंस, 3 मौके पर आपको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए सबसे पहले बिल्ड आउट कैपिटल हम इसको कहते हैं। बिल्ड आउट कैपिटल में आपका जो शुरू में जो खर्चा होता है, यानी आपने जो जिस जगह पे फार्मेसी परचेज़ की उस लोकेशन का रेंट उसमें शामिल है, ठीक है? उसके अलावा उस जगह पर जो आपकी रेनोवेशन वग़ैरह होती है, वो चीज़ आपकी इसमें काउंट करती है। इसके अलावा जो फार्मेसी काउंसल्स में शुरू में जो आपके अखराजात होते हैं, वो जो शुरू की जो चीज़ें होती हैं, वो आपके बिल्ड आउट कैपिटल में शामिल होते हैं। ये आपका एक दफ़ा खर्चा होता है। दूसरी चीज़ आपकी होती है फाइनेंस की आपको ज़रूरत पड़ती है उस
वो है इन्वेंट्री में। यानी अब आपने जो शुरू में जो आपने स्टॉक खरीदना है, जो भी आपने मेडिसिन की परचेज़ करनी है, सर्जिकल के आइटम्स की परचेज़ करनी है और जो है दूसरे आपने कॉस्मेटिक्स के आइटम्स की परचेज़ करनी है, तो उसकी जो इन्वेंट्री आपको चाहिए होगी, वो है ओपनिंग इन्वेंट्री फाइनेंस में हम इस चीज़ को शामिल करते हैं। तो ये 2 चीज़ें जिनमें आपको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तीसरी चीज़ होती है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में होता है कि डेली की बेस पे, यानी अब आपने रोज़ाना जो मेडिसिन्स खरीदते हैं, अपना स्टॉक पूरा करते हैं, वैराइटीज़ पूरी करते हैं। इसके अलावा आप अपने जो स्टाफ़ जो आपने हायर किया होता है, उसको जो आप मंथली पेमेंट करते हैं, जो उनको उनकी सैलरीज़ देते हैं, वो चीज़ें वर्किंग कैपिटल में शामिल होती हैं। इसके अलावा आपने जो मार्केट करनी है अपनी फ़ार्मेसी की, वो भी वर्किंग कैपिटल में शामिल होती हैं। तो इस तरह आपको फाइनेंस 3 मौकों के लिए चाहिए होता है कि आपने अपने फाइनेंस को 3 मौके के लिए डिवाइड करना है। यानी आपने अपने माइंड में रखना है कि आपने बिल्ड आउट कैपिटल पे कितना खर्च करना है, ओपनिंग इन्वेंटरी पर कितना खर्च करेंगे और वर्किंग कैपिटल अपना जो है कितना बचाकर अपने पास रखेंगे। व्यूअर्स, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि फार्मेसी के सेटअप के लिए कम से कम 5 से 6 लाख की इब्तदाई सरमायाकारी आपको चाहिए होती है। यानी आप किसी देहात में भी अगर कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको 4 से 5 लाख कम से कम चाहिए होता है। इसके बाद अगर आप किसी शहर में करेंगे, तो आपकी लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, तो उतना ही आपके जो है अखराजात वो ज़्यादा होंगे। लेकिन कम से कम 5 से 6 लाख आपको हर जगह पर चाहिए होता है अपनी फार्मेसी का सेटअप बनाने के लिए। लेकिन आपने अपने माइंड में ये बात रखनी है कि जो आपको इसमें मुनाफ़ा होगा वो 15 से लेके 70% तक है। कुछ आइटम्स पे 80% तक भी होता है, लेकिन 15 से 70% तक आप अपने जो है मार्जिन अपने जो है वो ज़हन में रखें कि इतना आपको फ़ायदा हो सकता है। तो व्यूअर्स, मैंने इस लफ़्ज़ इस्तेमाल किया हो सकता है। हो सकता है का लफ़्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि एक बात याद रखिएगा कि मुनाफ़ा हमेशा आपकी सेल के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको जितनी भी होनी है वो आपकी सेल के ऊपर डिपेंड करेंगी। जितनी आपकी सेल ज़्यादा होगी उतना ही आपको ज़्यादा मुनाफ़ा होगा। अब सेल आप कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर बहस जो है मैं बाद में करूँगा। लेकिन उससे पहले जो हमारा तीसरा कदम है, यानी हमारे रिसर्च और प्लानिंग के अंदर जो चीज़ शामिल थी, अब हमने सोच ली कि हमने कहाँ पर अपने फार्मेसी का सेटअप डालना है, कितना हम अपने पास जो हमने बजट रखना है। ये सारी चीज़ें जब हमने हमारी फाइनलाइज़ हो गई, तो अब हमने अपने-अपने इलाके का जो भी डीएचओ ऑफ़िस होता है, वहाँ पर हमने अप्लाई करके फार्मेसी का जो लीगल रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ़ इस्लामाबाद की जो डीएचओ ऑफ़िस की एक रिक्वायरमेंट लिस्ट है नई फार्मेसी के लिए वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो लगभग पाकिस्तान के हर शहर के अंदर ऐसी ही रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन थोड़ा बहुत जो है वो मुख्तलिफ भी कर सकती है। तो आपने जिस प्रोविंस के अंदर आप अपनी फार्मेसी जो है वो का सेटअप जो है वो इंस्टॉल कर रहे हैं, आपने उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करने हैं और उसको आपने फ़ॉलो करना है। तो जब आप उसको फ़ॉलो करेंगे तो वो फिर आपको एक लीगली परमिशन दे देंगे कि आप इस जगह पर अपनी फ़ार्मेसी जो है वो डाल सकते हैं और उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका फ़ार्मेसी का जो सेटअप है वो तैयार हो जाएगा। 2 इयर्स अब फ़ार्मेसी का सेटअप जब लग चुका है, वो उसकी परमिशन हमें मिल चुकी है। अब हम सेल की बात करते हैं। अब आपने अर्न कैसे करना है, कमाना कैसे है फ़ार्मेसी से? तो याद रखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल आपकी किस चीज़ के ऊपर मुनहसर है। देखिए, सेल डिपेंड करती है, सबसे पहली बात, लोकेशन। लोकेशन को हम तफ़सील में डिस्कस कर चुके हैं कि लोकेशन कैसे मैटर करती है। दूसरी चीज़, डिस्काउंट। डिस्काउंट आप कितना ऑफ़र कर रहे हैं अपने कस्टमर को, ये कस्टमर को आप पक्का करने के लिए अपने साथ डिस्काउंट की स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं। तीसरी चीज़, वैरायटी आपने अपने माइंड में रखनी है। देखें, वैरायटी अगर आपकी पूरी होगी तो जो भी कस्टमर आपके पास आएगा तो वो सारी मेडिसिन्स आपसे ख़रीदेगा। ऐसा ना हो कस्टमर को 2 मेडिसिन्स तो मिल रही हैं, उसको 3 मेडिसिन्स नहीं मिल रही, उसको 2 और मेडिसिन्स नहीं मिल रही। तो कस्टमर फिर वहाँ जाएगा कि जहाँ पर उसको उसकी प्रिस्क्रिप्शन की तमाम मेडिसिन्स मिल सकें। तो लिहाज़ा तीसरी चीज़ जो आप अपने माइंड में रखनी है कि सेल जिसके ऊपर डिपेंड करती है वो है वैरायटी। तो आपके पास वैरायटी होनी चाहिए। चौथी और आखिरी चीज़ जो सेल जिसके ऊपर डिपेंड करती है कि वो आपका इंटरेक्शन
डॉक्टर्स के साथ कैसा है, जो मेडिकल स्टाफ है उसके साथ आपका रिलेशन कैसे है। देखिए मेडिकल स्टाफ आपको ताकि वक़्त से पहले ही प्रायर जो है वो इन्फॉर्म करे कि वो कौन-सी मेडिसिन्स लिखेगा पेशेंट को। वो अब कौन-सी मेडिसिन्स जो है वो चेंज कर रहा है। अब वो आज के बाद वो कौन-कौन सी मेडिसिन जो है वो नहीं लिखेगा। जब आपको ये चीज़ पता होगी तो आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने किस मेडिसिन के ऊपर इन्वेस्ट करना है और कौन-सी ऐसी वैरायटी है कि जिसके ऊपर आपने इन्वेस्ट नहीं करना क्योंकि वो आपको फ़ायदा नहीं देगी। अच्छा, यहाँ तक तो हमने बात कर ली कि हम सेल किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। अब हम बात करेंगे कि आप किस चीज़ को सेल कर सकते हैं फ़ार्मेसी पे। देखें, फ़ार्मेसी पर आपको जो लीगली जो आपको इजाज़त होती है, आप मल्टीनेशनल कंपनीज़ की प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, आप लोकली मैन्युफैक्चर्ड नेशनल कंपनीज़ की प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं और आप फूड सप्लीमेंट्स को सेल कर सकते हैं। उसके अलावा आप हर्बल प्रोडक्ट्स को भी सेल कर सकते हैं, ईटेबल, टॉयलेटरीज़, सैनिटेशन प्रोडक्ट्स इन सब चीज़ों को सेल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि लीगल अथॉरिटी से उनको इजाज़त मिली हुई हो और उसके अंदर उस लिस्ट में वो शामिल हों, यानी उनको मैन्युफैक्चरिंग की या सेल की इजाज़त हो, वो आप सेल कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ आपने अपने माइंड में ये रखनी है कि ये जो मेडिसिन के जो आइटम्स हैं, इनको दूसरी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उनसे अलग रखना है। ऐसा ना हो कि आपकी मेडिसिन्स जो हैं वो हर्बल प्रोडक्ट्स और सैनिटेशन के प्रोडक्ट्स के साथ मिली हुई हैं, ठीक है? तो उन चीज़ों को आपने अलग से रैकिंग बना के उनको आपने अलग से सेटल आउट करना है, ठीक है? ताकि मेडिसिन्स आपकी सेफ़ रहें और उनकी जो टेम्परेचर और जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स का जब मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो उससे आपको समझ आना चाहिए, तो आपने उन उसको उसके मुताबिक जो है वो रखना है। अब आपके पास अपने सेल आइटम्स भी आ चुके हैं, यानी इन्वेंट्री आपके पास आ चुकी है, फ़ार्मेसी का सेटअप आपका बन चुका है, ठीक है? अब आपका सेटअप कामयाब कब हो सकता है? देखें, 5 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये कि आपके पास वैरायटी मौजूद है। दूसरी बात, वैरायटी के साथ-साथ आपके पास रेगुलर मेडिसिन की सप्लाई जो है आ रही है। ऐसा ना हो कि एक दिन मेडिसिन की सप्लाई आई और दूसरे दिन मेडिसिन आपके पास खत्म हो गई। तो लिहाज़ा मेडिसिन की कंप्लीट जो है वो रेगुलर अवेलेबिलिटी भी होना ज़रूरी है। तीसरी चीज़, आपके पास जो फार्मासिस्ट है वो बहुत ही ट्रेन होना चाहिए कि वो पेशेंट को काउंसल भी कर सके, पेशेंट को गाइड भी कर सके और पेशेंट का जो भी प्रेस्क्रिप्शंस हो उनकी डिस्पेंसिंग के साथ-साथ वो पेशेंट को अच्छा मेडिसिन से रिलेटेड गाइड भी कर सकें। इस तरह पेशेंट आपका जो है वो सैटिस्फाई भी होएगा। चौथी चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है वो रीज़नेबल और कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। देखें, आपका जो कॉम्पिटिटर बैठा हुआ है, आपने उसको अपने माइंड में रखना है कि वो अपने कस्टमर्स को कितना डिस्काउंट दे रहा है, वो अपने कस्टमर को कैसे डील कर रहा है। लिहाज़ा आपने अपने ज़हन में ये चीज़ें रखनी हैं। और पाँचवीं चीज़ कि ये सब चीज़ें का होना भी फ़ुज़ूल है, अगर पाँचवीं चीज़ आप पूरी नहीं करते। पाँचवीं चीज़ क्या है कि आपने अपने स्टॉक को चोरी होने से बचाना है, पिल-फ्रिज से बचाना है। आपके पास कोई ऐसा सेटअप या कोई मैनुअली कोई ऐसा निज़ाम मौजूद हो कि जिससे आपकी इन्वेंटरी मैनेज हो। आपको मालूम हो कि कितनी मेडिसिन्स आपके पास पड़ी हैं, कितना स्टॉक उसका पड़ा है। ऐसा तो नहीं है कि वो स्टॉक चोरी हो रहा है, वो स्टॉक आपका कोई भी चोरी कर सकता है, तो लिहाज़ा आपको वहाँ से नुकसान हो सकता है। तो लिहाज़ा इस चीज़ पर आपकी कड़ी नज़र होनी चाहिए कि आपने अपनी इन्वेंटरी को कंट्रोल करना है और उसको पिल-फ्रिज से बचाना है। व्यूअर्स, अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन से लोग आ सकते हैं फ़ार्मेसी पे। हमने सेल की बात कर ली, हमने इन्वेंटरी की बात कर ली, हमने स्टाफ की बात कर ली। कौन आएगा? देखिए, हमारे पास पहली किस्म के वो लोग आएँगे कि जो प्रिस्क्रिप्शन लेकर आएँगे कि उनको उनकी मेडिसिन्स चाहिए, तो वो लिहाज़ा हमने उनको डिस्पेंस करनी है। दूसरे वो लोग आएँगे जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आएँगे, जिनको सर में दर्द होगा, जिनको बुखार होगा, जिनको छोटी-मोटी बीमारी होगी, हम इसको ओटीसी, ओवर द काउंटर मेडिसिन्स कहते हैं, आपने उनको वो वाली मेडिसिन्स देनी है। तीसरे किस्म के वो लोग आते हैं कि जो कोई राय लेने आते हैं, अब काउंसलिंग के लिए आते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनको कुछ सजेस्ट करें, आप उनको मेडिसिन्स के लिहाज से, आप उनको फूड सप्लीमेंट्स के लिहाज से और दूसरे प्रोडक्ट्स के लिहाज से उनको सजेस्ट करें। तो ये 3 किस्म के लोग आते हैं। देखिए, मैंने बात की थी कि वेल ट्रेन्ड फार्मासिस्ट, वेल ट्रेन्ड आपका स्टाफ होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पर जो लोग आएँगे, आपने उनको गाइड करना है। जब वो सैटिस्फाई होंगे, इसका फ़ायदा कस्टमर को ये होगा कि कस्टमर को उनकी रिक्वायर्ड चीज़ मिल रही है।
और फार्मेसी को क्या फ़ायदा होगा कि फार्मेसी इससे अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। वो रेवेन्यू कैसे जनरेट करेगी फार्मेसी, वो मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूँगा कि आप किस तरीके से रेवेन्यू में अपना इज़ाफ़ा कर सकते हैं। दोस्तों मिनिमम जो स्टाफ आपको कम से कम जो स्टाफ चाहिए फार्मेसी बनाने के बाद वो है फार्मासिस्ट और एक टेक्नीशियन। ये 2 स्टाफ के मेंबर आपके पास होना ज़रूरी हैं कि जो आपकी फार्मेसी को रन करें और कोशिश करें कि शुरुआत के अंदर ट्रेंड फार्मासिस्ट और ट्रेन टेक्नीशियन को जो है वो आप हायर करें। इस तरह से या अगर आप खुद ट्रेन हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा एक प्लस पॉइंट होगा कि आप खुद से अपने सेटअप को जो है वो चलाएँगे और बहुत अच्छे तरीके से उसको आगे लेकर जाएँगे। देखिए इस पॉइंट को और जो मैंने आपसे पीछे रेवेन्यू जनरेट करने वाली बात की थी उसको मैं आगे की स्लाइड के अंदर जो है वो कनेक्ट करूँगा कि किस तरीके से आप ये 2 चीज़ें आपस में लिंक करती हैं। देखें दोस्तों, हमने बात कर ली कि प्रिस्क्रिप्शन लेकर आपके पास पेशेंट आएँगे, आपने उनको डिस्पेंस करना, इस तरीके से आप अपना जो है वो रेवेन्यू तो जनरेट करते हैं। ये तो आपका रेगुलर रेवेन्यू हो गया कि जो आपने कस्टमर आएगा तो आपने जनरेट करना। इसके अलावा आप अपने रेवेन्यू को बढ़ा कैसे सकते हैं? देखें वो है आपके लिए एक टिप। देखें, हमारे यहाँ जो लोग हैं, हमारे यहाँ माशी तौर पर हमारा मुआशरा इतना मज़बूत नहीं है कि वो महँगी से महँगी चीज़ें अफ़ोर्ड कर सकें। लिहाज़ा देखें, कॉस्ट इफ़ेक्टिव चीज़ें हमने उनको देनी हैं। देखें, हम लोकली मैन्युफैक्चर्ड ब्रांड्स की तरफ लोगों को गाइड कर सकते हैं। जब आपके पास ओवर द काउंटर मेडिसिन के लिए कोई आए तो आप उनको लोकली मैन्युफैक्चर्ड ब्रांड दे सकते हैं। देखें लोकली मैन्युफैक्चर्ड ब्रांड में उनका फ़ायदा ये होगा कि वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव होने की वजह से वो अपनी दवाई को कंटिन्यू कर सकेंगे, उसको खरीद सकेंगे। देखें अगर ₹50 की एक गोली है, लेकिन उस मज़दूर की जो दिन की कमाई है वो ₹500 है। वो कैसे वो ₹50 की गोली लेगा? वो नहीं लेगा, वो नहीं खाएगा। तो इस तरह हमारे माशरे का भी नुकसान होता है। तो हम उसको मल्टीनेशनल ब्रांड के बजाय हम उसको लोकली मैन्युफैक्चर्ड ब्रांड की तरफ उसको गाइड करके उसको वो वाली मेडिसिन दे दें। देखें इसका उसको फ़ायदा ये होगा कि वो मेडिसिन परचेज़ कर सकेगा और अपनी बीमारी को ठीक कर सकेगा। हाँ, एक बात आपने अपने माइंड में ज़रूर रखनी है लोकली मैन्युफैक्चर्ड ब्रांड को जो है वो उसको सजेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप सेफ्टी और एफिकेसी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करें, नहीं। आपने वही मेडिसिन उसको देनी है कि जो मेडिसिन ठीक होंगी, जो मेडिसिन उसको क्योर कर सकती हैं, उसका इलाज कर सकती हैं। तो लिहाज़ा आपने इस चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। दूसरी बात ये है कि लोकली मैन्युफैक्चर्ड ब्रांड्स का फ़ायदा ये होता है कि इनका जो स्टॉक हमें जो मिलता है वो हमें सस्ता मिलता है। हमें वो नेट अमाउंट पर मिलता है। नेट हम ये कहते हैं कि जैसे 5+5 हो गया यानी 5 अगर आप उनके बॉक्सेस परचेज़ करेंगे 5 उसके साथ वो आपको फ्री देंगे। ठीक है? बाज़ औक़ात इससे ज़्यादा भी होता है। तो लिहाज़ा आप का के एंड पे भी ये फ़ायदा है कि आप कम पैसों में वो स्टॉक खरीद लेते हैं। पेशेंट का ये फ़ायदा है कि पेशेंट कम पैसों में अपना जो इलाज कर लेगा और ठीक हो जाएगा। तो लिहाज़ा दोनों एंड पर जो है दोनों का ये फ़ायदा है। व्यूअर्स वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपनी कीमती आराज़ से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।